सब ठीक है? स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है बेटा? ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 2 है। यूनिट 2 लेक्चर नंबर 2 थोड़ा आदि करूंगा ना चीजों का ताकि स्ट्रक्चर्ड हो जाओ। यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 1 हमने पिछली क्लास में कवर किया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था? पूरे कोर्स को मैंने यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। हर यूनिट किसी मखसूस टॉपिक पे होगा। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन पे था। यूनिट 2 सुने, यूनिट 2 मैंने अब तक उसका नाम नहीं दिया था। यूनिट 2 है 4 की कॉन्सेप्ट्स। यूनिट 2 का टाइटल क्या है? यूनिट का 4 की कॉन्सेप्ट्स। अब उसके लेक्चर्स हैं। लेक्चर 1 किस पे था? चार्ज ऑफ टेक्स्ट और पर्सन पे था। तो थोड़ा सा ना टॉपिक वाइज जाओ, स्ट्रक्चर करो ताकि प्रैक्टिस भी रेलेवेंट करोगे, क्विज़ेस भी करोगे और समझ भी आएगी चीज। आज हम कवर करने जा रहे हैं यूनिट 2 का लेक्चर 2। अगली क्लास में 3 होगा। और समटाइम्स ये भी मुमकिन है कि कोई लेक्चर अगर आप लोगों को प्रैक्टिस ज्यादा कराने की वजह से एक दिन में कवर ना हो, ये भी मुमकिन है। मगर जब आपको वीडियो होगी तो एक जगह मिलके एक साथ होगी। पढ़ाते वक्त मुमकिन है कि कोई लेक्चर 2 दिनों पे चला जाए, मगर काउंट एज 1 लेक्चर होगा। मैंने डिजाइन इस तरह किया है बेटा पूरा कोर्स कि ताकि आपको डेली बेसिस पे जो पढ़ाया जाए वो 40 मिनट पढ़ाया जाए, 40 मिनट की प्रैक्टिस दी जाए। साथ ही प्रैक्टिस होगी, मगर टॉपिक पे डिपेंड करता है। अगर टॉपिक लेंदी होगा तो उस दिन प्रैक्टिस नहीं होगी तो अगली क्लास में होगी। वो मैं अपने हिसाब से जाऊंगा, वो आपको इंशाल्लाह सूट करेगा, आपको बेनिफिट ही देगा। आज का लेक्चर नंबर 2 जिस टॉपिक पे है वो लिखा हुआ है, वो है रेजिडेंशियल स्टेटस पे। हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। आज हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे और जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे ये आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है? ऑनलाइन के बच्चों बेटा ऑल सेट? काइंडली कंफर्म करें वीडियो स्क्रीन। मोहम्मद जैन बेटा बताता हूँ। मोहम्मद जैन पूछ रहे हैं कि एडमिन में क्विज कहाँ पे है? बेटा चूंकि इतने सारे बच्चे रजिस्टर हो गए उस पे और इतने सारे नंबर आ गए तो थोड़ा सा डेवलपर ने मुझे कहा है कि सब कुछ दिन मुझे दे दें, तो वो थोड़ा सा उस पर कोई एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से क्विज को रोका हुआ है। क्विज अपलोडेड है मगर आपको अपीयर नहीं हो रहा। ठीक है, आज होपफुली हो जाएगा। अदरवाइज मैंने इसीलिए आप सबके लिए एक काम किया था, मैंने क्विज शेयर कर दिया था ग्रुप पे। किया था आपके साथ ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो। 3 व्हाट्सएप ग्रुप इस वक्त चल रहे हैं आपके बैच 2 के, नए बैच के 3 हो गया है। चले, वो अगर हो रहा है तो फिर हो गया होगा, बट इन केस नहीं तो 25 क्वेश्चंस का क्विज 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि एडमिन फी पे 20 क्वेश्चंस था, मैंने आपको 25 क्वेश्चंस को लेक्चर नंबर 1 का क्विज ग्रुप में शेयर किया हुआ है। आप उसको सॉल्व करो, आज रात उसका सॉल्यूशन या की शेयर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी कर लिया है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव नहीं हो, 3 ग्रुप चल रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये ग्रुप मेरी उस पर एक्टिविटी होती है तीनों ग्रुपों पे, तो अगर आप नहीं हो मेरे नंबर को नोट कर लो, शाम को मुझे बताना मगरिब के बाद, क्योंकि इसके बाद मेरी एक रिकॉर्डिंग है तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। मगरिब के बाद मैं आपको लिंक भेज दूंगा जो ग्रुप हमारे एक्टिव है। 3 ग्रुप है नए बैच के। ठीक है, न्यू बैच के ग्रुपों में से किसी न किसी एक में आप हो, सारी चीजें मैं वहां शेयर करूंगा। तो क्विज मैंने शेयर कर दिया है, उसको सॉल्व करें जाके, और उसके बाद मैं आपको आज रात को की भेज दूंगा। वो लेक्चर 1 का था, जैसे ही आज की शेयर करूंगा तो कल से फिर लेक्चर 2 यानी यूनिट 2 का लेक्चर 1 हम इसी तरह जाएंगे। ठीक है, आज के टॉपिक पे हम आते हैं बेटा। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का टाइटल है रेजिडेंशियल स्टेटस। अब तवज्जो चाहिए होगी क्योंकि इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं आपका फर्स्ट एग्जामिनेबल टॉपिक। आपका फर्स्ट एग्जामिनेबल टॉपिक है ये। और वो टॉपिक क्या है? इस टॉपिक के अंदर आ रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है सारा कुछ समझाऊंगा। ये हमारा पहला एग्जाम का एग्जामिनेबल टॉपिक। इससे पहले पढ़ी हुई चीजें फाउंडेशंस थी, एग्जामिनेबल उस तरीके से नहीं थी। तो पिछले यानी कि यूनिट 1 पे और यूनिट 2 के लेक्चर 1 पे ज्यादा परेशान ना हो, समझ आ गया है आगे बढ़ जाओ। उसकी हर एक चीज वर्बेटम पता होना जरूरी नहीं है।
उसकी हर एक चीज को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। आज से इस लेक्चर की हर एक चीज पता होनी चाहिए। तो आज जिस चीज को हम कवर करेंगे वो रेजिडेंशियल स्टेटस है। ये एग्जामिनेबल टॉपिक है, इस पे सवाल आता है और सवाल आएगा। मैं आपको बताऊं, यूके का जो टैक्स का पेपर होता है, सीएमए या एसीसीएमए, आज तक मैंने पेपर नहीं देखा जिसमें रेजिडेंशियल स्टेटस चेक ना करते हो, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन होता है टैक्स के लिए कि भाई ये आप हो कौन, ठीक है। मगर बिफोर मूविंग ऑन, इस टॉपिक के को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिकेप देना चाहता हूं। मैं हर क्लास में इसी तरह किया करूंगा, जो टॉपिक कनेक्टेड होगा शुरू ही पिछले के रिकेप से करूंगा ताकि कनेक्ट कर पाओ। रिकेप पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट रिकेप होगा। देखो, हमने पिछले लेक्चर में यानी यूनिट 2 के लेक्चर 1 में जो टॉपिक पढ़ा था वो था चार्ज ऑफ टैक्स। चार्ज ऑफ टैक्स ये था कि इनकम टैक्स के सेक्शन 4 ने, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4 ने टैक्स इंपोज किया था। टैक्स इंपोज करते हुए कहा कि ये टैक्स पर्सन पे इंपोज किया जा रहा है। जिसके पास टैक्सेबल इनकम होगी एक पूरे टैक्स ईयर की, और टैक्स कैलकुलेट करने के लिए रेट्स गिवन होंगे। तो हमने कहा था कि ये 4 की कॉन्सेप्ट्स निकले: पर्सन कॉन्सेप्ट, टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट, टैक्सेबल इनकम कॉन्सेप्ट और टैक्स रेट का कॉन्सेप्ट। इन चारों को मैंने एक और नाम भी दिया था, प्री कंडीशंस, टैक्स की प्री कंडीशंस। ये चार्ज ऑफ टैक्स हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पिछली क्लास में पढ़ा पर्सन का टॉपिक। हमने पर्सन का टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने कहा कि ये पर्सन्स कितने हैं, 7 पर्सन्स। 7 पर्सन्स को हमने फिर डिस्कस किया, एक एक चीज पे जितनी रिक्वायर्ड डिस्कशन थी हमने की और समझ लिया। हमें पिछले क्लास की ये जो था यहां तक बात थी। अब आगे आज क्या करेंगे, आज हम इन 7 पर्सन के कबीले देखेंगे, ठीक है। इनके नाम हमने पहले देख लिए हैं, अब हम देखेंगे कबीला क्या है इनका। क्योंकि पर्सन्स को टैक्स में क्लासिफाई किया गया है इनटू 2 कैटेगरीज, और वो कैटेगरीज कहलाती हैं उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस, उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस। अब सुने, जब हम कहते हैं सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट, तो उसने एक्सटेंट बताया था कि दिस ऑर्डिनेंस अप्लाइज टू होल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान पे अप्लाई करेगा, पाकिस्तान से बाहर अप्लाई नहीं करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को इंप्लीमेंट करते हैं, इनकम को टैक्स करते हैं, पर्सन्स की इनकम को टैक्स करते हैं, तो पाकिस्तान में मौजूद नॉन सिटीजन्स जो पाकिस्तानी नहीं हैं, बाहर के कंट्रीज हैं, पहला सवाल ये है उनको टैक्स करते हैं कि नहीं करते। दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तानी सिटीजन जो मुल्क से बाहर हैं, लंदन में हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, इनकम कमाते हैं, उन पर टैक्स है कि नहीं। अब वो तो पाकिस्तानी है। अब इसका मतलब क्या है, सुनना मेरी बात, क्या पाकिस्तान का इनकम टैक्स लॉ सिटीजनशिप की बुनियाद पे है कि नहीं है, सिटीजनशिप की बुनियाद पे है कि नहीं है। तो इसका जवाब है नो, इनकम टैक्स में सिटीजनशिप इज नॉट अ प्री कंडीशन। पाकिस्तान में हो, इनकम कमा रहे हो, टैक्स देना पड़ेगा, चाहे तुम सिटीजन हो या नहीं हो। यानी अगर हमारा राहत फतेह अली खान इंडिया जाए और इनकम कमाए, आजकल बॉर्डर की मूवमेंट अगर देखें तो आसान एग्जांपल राहत फतेह अली है, और कोई है पाकिस्तानी जो बाहर जाए? हाँ, और भी है, सिंगर्स तो और भी हैं, क्रिकेटर्स भी तो हैं, क्रिकेटर्स भी तो जाते हैं मुल्क से बाहर। तो जो भी कोई भी एग्जांपल जो आपको अच्छी लगती है, मुल्क से बाहर जाते हैं, इनकम कमाते हैं। अब सवाल क्या है, हम टैक्स करें कि ना करें, टैक्स करें, ये क्वेश्चन आज डिस्कस होगा। आज इसका हम लर्न करेंगे, इसका डिसीजन होगा कि पाकिस्तान में इनकम टैक्स लॉ किस बेस पे होता है। मैं आपको अभी बता देता हूं, पाकिस्तान का इनकम टैक्स सिटीजनशिप पे नहीं होता। अब किस पे होता है वो तो बात की बात है, किस पे नहीं होता ये मैंने बता दिया। किस पे नहीं होता, सिटीजनशिप पे नहीं होगा। इस टैक्स लगाने के लिए जो रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है वो है रेजिडेंशियल स्टेटस, और वो है 2 कबीले। कौन से?
कौन से? रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन। इसका मतलब है कि सातों पर्सन को हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा इनटू टू कैटेगरीज। कौन सी? रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट या इससे हमें पता चलेगा कि उसकी इनकम टैक्स कितनी होगी, स्कोप क्या होगा। राहत फतेह अली खान जब इंडिया में कमाता है, दुबई में कमाता है, पाकिस्तान में कमाता है, तो टैक्स कहां देगा, कितनी इनकम पे, ये फैसला हम कब कर पाएंगे? जब हमें रेजिडेंशियल स्टेटस पता हो। समझ आ गई टॉपिक की रेलिवेंस क्या है? पिछले से कनेक्ट भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, पहली चीज क्या है? पहली चीज, मैं हमेशा फाउंडेशन बनाता हूँ, कॉन्सेप्ट बनाता हूँ, रट्टा नहीं लगाता, ताकि सवाल चेंज हो ना तो जवाब भी लिख सको। ऐसा ना हो कि रट्टा लगा के जाओ, सवाल चेंज, तुम नॉकआउट। नॉकआउट नहीं होगी इंशाल्लाह। देखो बात यह है कि कॉन्सेप्ट बनाने के लिए एक ऐसी चीज बता रहा हूं कि लॉ अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। ये वाला काम जो है ना, ये वाला काम आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है। आपका वाई जो होता है ना, सवाल ये क्यों है, वो समझाने के लिए। इस स्लाइड को बड़ी तवज्जो से समझिएगा। देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि अगर इनकम को पर्सन को नहीं, इनकम को देखा जाए तो इनकम पाकिस्तान में कमाई जाती है और पाकिस्तान से बाहर कमाई जाती है। जब इनकम के हिसाब से हम सोचेंगे तो इनकम का सोर्स क्या है? पाकिस्तान होगा सोर्स तो कहेंगे पाकिस्तान सोर्स इनकम, और पाकिस्तान से बाहर होगा तो क्या कहेंगे? फॉरेन सोर्स इनकम। इसका मतलब है इनकम के भी दो क्लासिफिकेशन सोर्स के हिसाब से। वैसे तो और भी क्लासिफिकेशन है इनकम की, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, उसकी हेड्स में क्लासिफिकेशन, वो बात की बात है। इस वक्त सोर्स के हिसाब से दो सोर्सेज होते हैं इनकम के। कौन से? पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम। अगर वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है हम बोलेंगे पीएसआई, और अगर वो फॉरेन सोर्स है तो बोलेंगे एफएसआई। पीएसआई, एफएसआई, ये दो सोर्सेस के इनकम है। अब मैंने इसको क्यों जिक्र किया? क्योंकि हर मुल्क कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा टैक्स करना। जिस वक्त अगर सुनो, एक बंदा पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान में ही कमाता है, जिसका जीना मरना पाकिस्तान में, ठीक है, वो कहता है जी मेरा सब कुछ यहाँ है और मेरी सारी इनकम यहाँ है, तो उसको टैक्स करने का तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं होगा ना। जिसकी इनकम पाकिस्तान में, तो क्या उस पे यूके की गवर्नमेंट टैक्स करने की कोशिश करेगी? क्यों नहीं करेगी? कनेक्शन ही नहीं है, वो तो पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान से इनकम कमाता है। ये डिस्प्यूट कब आता है? जब होती है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन गुड्स की भी हो सकती है और सर्विसेज की भी हो सकती है। कैसे? लेबर की मूवमेंट, वही बंदा दुबई जाता है, एक काम करता है, पाकिस्तान आता है, काम करता है, अब दो सोर्सेस से इनकम है। अब मुझे बताओ पाकिस्तान क्या कोशिश करेगा? सारी इनकम को मैं टैक्स करूंगा, और दुबई क्या कोशिश करेगा? यूएई क्या? हम टैक्स करेंगे। ये राइट है कंट्रीज का, कि कंट्रीज सॉवरन है और हर मुल्क को पैसे चाहिए, और पैसे का सबसे बड़ा सोर्स है टैक्स। अब इसी वजह से, किस वजह से? ज्यादा से ज्यादा टैक्स करने की वजह से हर मुल्क जो उसूल फॉलो करता है कि मैं टैक्स करूंगा इसे, मैं टैक्स करूंगा इसे, वो उसूल कहलाता है रेजिडेंस प्रिंसिपल। ये रेजिडेंस प्रिंसिपल क्या है? कि ये मेरा रेजिडेंट है, इस पे हक तो मेरा है, इसका टैक्स मतलब काटना ना, इस पे तो मेरा ही हक है, ये अपना बच्चा है, ये बच्चा अपना है, ये रेजिडेंट है मेरा, ये पाकिस्तानी है, ठीक है, ये इधर का रेजिडेंट है, चाहे इनकम कहीं भी कमाए, है तो पाकिस्तानी ना, है तो रेजिडेंट ना, तो हम टैक्स करेंगे इसकी इनकम को। कौन सी इनकम भाईजान? कौन सी इनकम? पीएसआई और दोनों। कहां टैक्स करोगे? अगर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाए, और ये क्यों फॉलो किया जाता है? ताकि ज्यादा टैक्स हो, ताकि, और ज्यादा टैक्स क्यों चाहिए? पैसा जितना ज्यादा उतना कम, गवर्नमेंट को और पैसे चाहिए। समझ आइए आपको? अगर मैं आगे पढ़ाते हुए आपको ये बताऊं
आगे पढ़ाते वक्त मैं ये बताऊं कि अगर एक बंदा रेजिडेंट होगा तो हम उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम और उसकी फॉरेन सोर्स इनकम दोनों यानी उसकी वर्ल्ड इनकम कहां टैक्स करेंगे? तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है? ये कोई नहीं बताता बेटा, रट्टा लगवा देते हैं, ये नहीं बताता कि ये क्यों हो रहा है। अब आपको समझ आ रहा है क्यों हो रहा है, मगर हमें पैसे सिर्फ रेजिडेंट से थोड़ी चाहिए, हमें तो किसी और से भी पैसे चाहिए। अब देखना, अब देखना, अब देखना, कहता है व्हाट इफ उसूल चेंज। पहले कौन सा उसूल था? उसमें मेरा रेजिडेंट तो सारा मेरा, मेरे लिए उसूल अलग, दूसरे कंट्रीज के लिए उसूल अलग, चिट भी मेरी और पट भी मेरा, दोनों चीज मेरी, क्योंकि मैं पाकिस्तान हूं, क्योंकि मैं मुल्क हूं, क्योंकि स्टेट हूं। तो कहता है जो रेजिडेंट हुआ ना मेरा, जो मेरा रेजिडेंट हुआ, उसकी तो सारी इनकम यहां टैक्स करूंगा। अब ये उसूल बाकी लोगों को भी तो फॉलो करने देना। हमने कहा नहीं, तुम्हें नहीं फॉलो करने देंगे, सब कुछ हमारा है, सारा जहां हमारा। इकबाल ने क्या कहा था? हिंदुस्तान हमारा, चीन हमारा, सब कुछ, सारा दाम, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम सब कुछ हमारा। अब ये उसूल है पाकिस्तान पे नहीं है, सारे मुल्क इसी तरह करते हैं। तो रेजिडेंट की तो सारी इनकम अपने पास आ गई। अब सुनो, अगर वो नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, कहता है उसे भी टैक्स करूंगा। ये उसे क्यों करोगे? अपने रेजिडेंट को, बाहर की इनकम को तुम कर रहे हो कि जी वो टैक्स नहीं, नॉन रेजिडेंट को भी मैं टैक्स करूंगा। उस केस में मैं रेजिडेंस प्रिंसिपल फॉलो नहीं करूंगा क्योंकि मेरा अगेंस्ट जाएगा। उस केस में, किस केस में बेटा? जब नॉन रेजिडेंट होगा, यूके का बंदा पाकिस्तान में आ रहा है, इनकम कमा रहा है, यूके का बंदा पाकिस्तान में, यूएस बंदा पाकिस्तान में, या कलभूषण पाकिस्तान में इनकम कमा रहा है, पाकिस्तान में एक्टिविटी कर रहा है, इनकम कमा रहा है। हम कहते हैं अगर इसके लिए रेजिडेंस प्रिंसिपल अप्लाई किया तो हम इसको टैक्स नहीं कर सकेंगे। क्यों टैक्स नहीं कर सकेंगे? ये दूसरे मुल्क का रेजिडेंट है, हमारे लिए क्या है? तो हम इसको टैक्स कर ही नहीं सकते। हमने कहा यहां उसूल चेंज, क्योंकि हमें क्या चाहिए? टैक्स। हमने यू टर्न मार दिया, हमने यू टर्न मारा। हमने कहा ऐसे लोगों के लिए दूसरा उसूल फॉलो करेंगे, और वो क्या है? सोर्स प्रिंसिपल। यहां हम कहते हैं इसको इसलिए टैक्स करेंगे क्योंकि इसने हमारे मुल्क से इनकम कमाई है, हमारे मुल्क से कमाया हुआ पैसा हम टैक्स करेंगे, हमारे मुल्क से कमाया हुआ पैसा हम टैक्स करेंगे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि नॉन रेजिडेंट की कौन सी इनकम टैक्स की जाती है, नॉन रेजिडेंट की सिर्फ कहां टैक्स की जाती है, तो नॉन रेजिडेंट की कौन सी इनकम टैक्स नहीं की जाती? जो उसके अपने मुल्क के, वो हम टैक्स नहीं करेंगे, अपने मुल्क से कमाई हुई को टैक्स करेंगे। तो मैं अगर आपको आगे चल के ये पढ़ा रहा हूं कि नॉन रेजिडेंट की, बेटा यहां पे ये जरा वो हो चुके, स्ट्रेच हो गया तो नॉन जरा छुप गया है। नॉन रेजिडेंट पर्सन की, ये नॉन रेजिडेंट, ऑनलाइन के बच्चों बेटा करेक्शन कर लेना, नॉन रेजिडेंट पर्सन की अगर मैं आपको बताऊं कौन सी इनकम सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम कहां टैक्स होगी, तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है? ये दोनों एक प्रिंसिपल है या कंट्राडिक्टरी है? कॉन्ट्राडिक्टरी है। कैसे? कि अगर तुम एक प्रिंसिपल फॉलो करोगे, कौन सा? रेजिडेंस प्रिंसिपल फॉलो करोगे, रेजिडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से रेजिडेंट की सारी इनकम हमारे पास टैक्स होती है, तो इसी प्रिंसिपल के हिसाब से, इसी रेजिडेंट प्रिंसिपल के हिसाब से नॉन रेजिडेंट को हम टैक्स नहीं कर सकते। उसे टैक्स करने के लिए हमने दूसरा रूल निकाल लिया, जिसके मुताबिक सोर्स प्रिंसिपल के मुताबिक जो पाकिस्तान से सोर्स होगा, जो पाकिस्तान से कमाई गई इनकम होगी, उसको पाकिस्तान टैक्स करेगा। समझ आया आपको? दो प्रिंसिपल्स बताओ कौन से? रेजिडेंस प्रिंसिपल और, अब ये आपकी थी बेटा अंडरस्टैंडिंग। इस अंडरस्टैंडिंग को हम कैसे यूज करेंगे? आ जाओ इस चीज पे थोड़ी तवज्जो रखना, काम आसान हो गया। कैसे भाईजान? देखो सबसे पहले कितने आदमी? सरदार 7 आदमी थे, उन्हें हमें क्लासिफाई करना है दो कबीलों में, दो कबीलों में, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ये आ गए हमारे 7 आदमी। इन 7 पर्सन्स में से आसान तरीका बता रहा हूं, आसान। सबसे पहले इसको तो करो साइड पे। किसे साइड पे करो? ये हमेशा क्या होगी? मसला हल। ये नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकते। ये मेरा बच्चा साइड पे करो,
कौन से पर्सन? 3 आखिरी हमेशा क्या होंगे? तो कितने रह गए? ये क्या होंगे? असल टॉपिक है ही 3 का, बाकी 4 तो हो गए क्लासिफाई। इनके सर पे लिखा हुआ है काफिर, पढ़ पाएंगे ना? दज्जाल के सर पे लिखा होगा जन्नती, कंफर्म्ड। कंफर्म्ड एक है कंफर्म, देखो मैं कलर भी जन्नत वाला डाला है इसको, ग्रीन, कंफर्म्ड जन्नती, और उधर काफिर ब्लू कलर डाल दिया। मगर जो बाकी हैं गुनहगार हमारे जैसे, वो बीच में होंगे अल्लाह की उम्मीद पे कि किधर जा रहे हैं। ये देखो बेटा, दोनों तरफ जाएंगे, दोनों तरफ जाएंगे। इसका मतलब है कि ये इंडिविजुअल रेजिडेंट भी हो सकता है, इधर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, तीनों इधर रेजिडेंट और। तो आपको पढ़ना क्या है कि ये कब रेजिडेंट होते हैं और कब नॉन रेजिडेंट होते हैं, और इसके क्या है मेरे बच्चों? रूल्स। इसके रूल्स इंडिविजुअल के लिए हमारे पास है 3, बल्कि 2 ऊपर से टॉप पे से, और एओपी के लिए है 1 और इसके लिए 3। हमारे पास रूल्स है इन 3 यानी पर्संस के लिए। इंडिविजुअल के लिए 2 रूल याद रखेंगे। एओपी का रूल नहीं याद करो, छोड़ो बस, मैं आपको बगैर याद 0 लिखो इसको, है तो 1 रूल बट 0 है। क्यों? बगैर पढ़े पढ़ा दूंगा, तुमने इसको पढ़ना भी नहीं है तब भी तुम्हें याद हो जाएगा, जिद भी करोगे तब भी याद होगा, क्योंकि 3 को ऐसे पढ़ाऊंगा ना कंपनी की, उसी में से निकल आएगी एक चीज। तो टोटल कुल मिला के इस पूरे टॉपिक पे यार, पूरे टॉपिक पे जो एग्जामिनेबल टॉपिक है, और वैसे तुम देखते हो परेशान करता है, बहुत आसान काम हो गया। हमने फोकस किस पे करना है? कंपनी पे, एओपी पे और इंडिविजुअल पे। क्लियर हो गई बात? क्योंकि ये रेजिडेंट भी होंगे और पहला पर्सन कौन? इंडिविजुअल। आ जाओ भाई इंडिविजुअल पे। इंडिविजुअल रेजिडेंट कब बनता है? रूल नंबर 1, इंडिविजुअल रेजिडेंट कब बनता है? जब, दिस इज द की वर्ड, क्या? प्रेजेंस हो उसका, प्रेजेंस, दिस इज द की वर्ड। और उसके प्रेजेंस के बारे में आपको समझनी है 2 बातें, 2 बातें। कौन सी? कौन सी? प्रेजेंस है तो कहां और कितना, बस खत्म हो गया रूल नंबर 1। ये 2 बातें समझ लो, कहानी खत्म। प्रेजेंस चाहिए किसका? कंपनी का, पर्सन का। बोल सकता हूं पर्सन? पर्सन बोलूं? नहीं यार, ऐसे नहीं करो यार, पानी मारूंगा। इंडिविजुअली सबकी बात, पर्सन में तो सातों आ गए ना, तो आपकी बात दुरुस्त होके भी दुरुस्त नहीं है। जरा देखें, आपको चाहिए उकाब की नजर। उकाब, उकाब जो होता है ना, ईगल, क्लोज, दूर से देख लेता है। 2 काम करोगे पेपर पास हो जाएगा। एक पेपर क्या है? उकाबी नजर पैदा करो, ईगल्स आए, और दूसरा क्या है? रजिया खाला से दुश्मनी करो। रजिया खाला जो है ना, ये दुश्मन है अपनी, उससे दुश्मनी करोगे पास हो जाओ। रजिया खाला की तो कहानी बताई थी ना? चलो नहीं बताया, बताऊंगा। ये रजिया खाला मारना हमारा टारगेट होता है। गई, आपका पेपर पास। बिलीव मी, बच्चा एंड पे भी आके जब मुझे बता रहा होता है सर ये, मैं कहता हूं यार ये मिक्स क्यों किया तुमने, 2 अलग चीजें थी। रजिया खाला का बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा ये होता है कि एक घर की बात दूसरे घर नहीं बताते, वो इस तरह करती है। तो एक सेक्शन की बात दूसरे सेक्शन पे अप्लाई नहीं करते, एक जगह की बात दूसरी जगह अप्लाई नहीं करते। सुनो मेरे बच्चों, प्रेजेंस कहां? बताओ कहां? पाकिस्तान में। तो प्रेजेंस इन पाकिस्तान कितना? प्रेजेंस इन पाकिस्तान कितना मेरा बच्चा? कितना? 183, 183, 183, 183 बड़ा इंपॉर्टेंट एक नंबर है। 183 इसलिए कि ईयर में कितने दिन? 365। वादा करो कितने? 182.5, 182। अब लॉ एक दिन बढ़ा रहा है 183 की तरफ, 183, ताकि एक कंट्री में उसूलन रेजिडेंट हो तो दूसरे में, ये उसका आइडिया 183 इसकी। एनीवे, इस 183 के बारे में, 183 डेज आर मोर, सिर्फ 183 नहीं, ऊपर भी और मोर। इसके बारे में लॉ फर्दर 2 बातें बता रहे हैं कि 183 कैसे, ऐसे कि एक तो इन एग्रीगेट होंगे
इसका मतलब उसका पाकिस्तान में आके कंटिन्यूअसली 183 डे होना जरूरी नहीं है। इन एग्रीगेट का मतलब क्या है, आया 5 दिन, गया वापस, फिर आया 30 दिन, फिर वापस, तो इसका आना 183 डे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा, कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं। एग्रीगेट कितना होना चाहिए भाई 183, तो टोटल कितना 183 भाई, 180 पूरी उम्र में 183, ये चीज है दूसरी इनडेक्स। ये रूल नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। रूल नंबर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था, प्रेजेंस, काम नहीं, इनकम नहीं, वर्किंग प्रेजेंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में उसका वजूद, उसका प्रेजेंस इंडिविजुअल है, ठीक है, उसका फिजिकल प्रेजेंस, उसका डिजिटल प्रेजेंस नहीं, ठीक है, कि जी ऑनलाइन मीटिंग के लिए पाकिस्तान आया नहीं, पाकिस्तान में नजर आया, होलोग्राम के थ्रू उसको हमने यहां हाजिर कर दिया, ठीक है, वो भी प्रेजेंस काउंट नहीं होगा, फिजिकल प्रेजेंस, क्योंकि वो बंदा है, बंदे का पुत्र है, ठीक है। बताओ रूल नंबर 1 क्या है बेटा, पढ़ो इसको। ऑनलाइन के बच्चों बेटा पढ़ो। ये जो बॉक्स में आपने पढ़ा, ये आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की लैंग्वेज, समझ आ गई। ये है लॉ क्या है, इफ एन इंडिविजुअल शैल बी रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर, फॉर अ टैक्स ईयर का मतलब क्या हुआ कि आपको हर साल हर टैक्स ईयर में सवाल पूछना पड़ेगा। क्या सवाल पूछोगे बच्चों, क्या सवाल पूछोगे, फॉर अ टैक्स ईयर, अच्छा ये फॉर अ टैक्स ईयर है, यहां से अंडरलाइन कर, फॉर अ टैक्स, इसका मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस परमानेंट नहीं है, इट इज नॉट लाइक सिटीजनशिप, वंस अ पाकिस्तानी ऑलवेज अ पाकिस्तानी, क्योंकि नेचर में हो जाती है बात पाकिस्तानियत, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। सिटीजनशिप परमानेंट होती है, रेजिडेंशियल स्टेटस नीड्स टू बी डिटरमिन्ड एवरी ईयर फॉर ईच टैक्स ईयर। पहला सवाल क्या होगा, बंदा कौन सा है, दूसरा सवाल होगा रेजिडेंशियल स्टेटस के। पहले देखोगे ना, इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी है, ताकि अकॉर्डिंगली टैक्सेशन लगा सको, रेट लगा सको। दूसरा सवाल क्या होगा, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। तो फॉर ईच टैक्स ईयर यू नीड टू डिटरमिन, व्हिच मींस के अ पर्सन, एन इंडिविजुअल who is resident in 1 year can be non-resident in the very next year, ये पॉसिबल है, ये परमानेंट नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो लॉ क्या कहता है, एन इंडिविजुअल शैल बी रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर इफ इंडिविजुअल इज क्या, प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड या पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट, जो कितने 183 डेज और मोर इन अ टैक्स ईयर। क्या ये रूल क्लियर हो गया? ओके, अब एक चीज है और वो ये है, कितने दिन थे, ऑलराइट। अब आया मसला क्या है, एक बंदा पाकिस्तान में आया, फ्लाइट जब उसकी लैंड करती है उस वक्त 11 बजे थे, दिन चेंज होने में कितना बाकी, 1 घंटा। दिन काउंट करें कि ना करें, वो दिन काउंट होगा कि नहीं होगा। दूसरा डिपार्चर था और 10 बजे या 22 बजे, वो जो टाइम होता है 22 बजे उसको डिपार्चर हुआ, कितने घंटे पाकिस्तान में रहा, 22। काउंट होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चंस हुए ना। फिर एक क्या था, ये उस दिन स्ट्राइक हो गई, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, उसका काम हो ही नहीं सकता, ऐसी सिचुएशंस, बीमार पड़ गया, ये सवालात उठे। एफबीआर से पूछा गया, बता तेरी रजा क्या है। उन्होंने कहा हम इन सारी सिचुएशन का जवाब देंगे इनकम टैक्स रूल्स में। क्या आपको सोर्सेस ऑफ लॉ याद है? कितने? 6। बताओ कौन से हैं सोर्सेस ऑफ लॉ? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, फाइनेंस एक्ट, नोटिफिकेशंस या एसआरओ, फोर्थ क्या था,
इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स 2002 क्या बताया था मैंने आपको लेक्चर 1 में, ये एफबीआर बनाता है और प्रोसीजर्स बताते हैं। अब सवाल ये उठा कि डिपार्चर काउंट हो कि ना हो, ये प्रोसीजर सवाल है ना। लॉ ने क्या कहा, 183 डेज, 5 वक्त की नमाज, तरीका हदीस, 183 डेज काउंट कैसे होंगे, रूल्स। तो एफबीआर ने इनकम टैक्स रूल्स में एक रूल बनाया, रूल 10, और उसमें इसके जवाबात दिए। किस चीज के जवाबात दिए, उन सिचुएशन के जिसमें क्वेश्चन आया था, और ये आपको याद करनी पड़ेगी, आसान है बहुत सारी। पहला रूल यानी पहला सवाल ये था कि डे ऑफ अराइवल या डे ऑफ डिपार्चर काउंट होगा कि नहीं होगा। एफबीआर ने कहा काउंट होगा। पार्ट ऑफ अ डे इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, चाहे वो डे ऑफ अराइवल हो चाहे वो डे ऑफ डिपार्चर हो, शैल बी काउंटेड एज अ फुल डे। कहां लिखा है फुल डे, ऊपर, गुड बेटा, शाबाश, ये लिखा है शैल बी काउंटेड एज अ फुल डे। पहली सिचुएशन, उसका जवाब। दूसरी सिचुएशन, भाई जिस दिन छुट्टी हो काउंट होगा, क्योंकि काम थोड़ी था, प्रेजेंस था, उस दिन वो यही था, रूहानी तौर पे बेशक अपने मुल्क में हो, फिजिकली यहां था, हम उसको फिजिकली काउंट कर रहे हैं। एक और सिचुएशन, अगर छुट्टी ली है, बीमार है, तभी काउंट होगा। इसके बाद एक और सिचुएशन, अगर उस मुल्क में लॉकडाउन लग जाए, लॉकआउट्स हो जाए, स्ट्राइक्स हो, तभी काउंट होंगे। काम इंटरप्ट हो उसका, तभी काउंट होगा, क्योंकि इट इज नॉट द वर्क, इट इज नॉट इवन इनकम, इट इज द प्रेजेंस। और एक आखिरी सिचुएशन कि अगर वो हॉलिडे काम के लिए आया ही नहीं था, चिल करने आया था, तो भी काउंट होगा। ये सारे सवालात उठे, एफबीआर ने एक एक का जवाब दिया और इन डेज को काउंट किया। कितने दिनों में, 183 में ये सारे काउंट होंगे। और फिर एक और सवाल था, और वो ये था जो काउंट नहीं होगा, और वो था ये। और ये क्या है कि अगर वो पर्सन इन ट्रांजिट हो, इन ट्रांजिट क्या होता है, कनेक्टिंग फ्लाइट की वजह से पाकिस्तान आ जाना, उसे पाकिस्तान आना नहीं था। पाकिस्तान लैंडिंग उसकी क्यों हुई, क्योंकि भाई बांग्लादेश से फ्लाइट निकली और उसे जाना था यूके, पाकिस्तान में लैंडिंग हुई उसकी। तो जो उस फ्लाइट में लोग थे वो पाकिस्तान आ थोड़ी रहे थे, वो वहां उस फ्लाइट की लैंडिंग की वजह से या किसी और फ्लाइट की वजह से पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान से गए। ये वाला डे क्या कहलाता है, कहलाता क्या है, इन ट्रांजिट डे, और ये काउंट नहीं होता। रूल नंबर 1 बताओ दोबारा, प्रेजेंस। आगे, इन पाकिस्तान कितना, कैसे, एग्रीगेट इन, क्लियर है। 183 डेज की काउंटिंग कौन कैसे करेंगे, डे ऑफ डिपार्चर और डे ऑफ अराइवल काउंट होगा, नॉन वर्किंग डेज काउंट होंगे, और इन ट्रांजिट डे काउंट होगा। इसके बाद आता है थोड़ा सा एक वजाहत की बात, इलस्ट्रेशन। टोटल दिन कितने हैं, 365, हाफ 182.5 हो रहा है। तो कहा गया कि नहीं, बेस बनाया जाएगा 183 पे, ताकि सिचुएशन कुछ ऐसी बने, कैसी बने कि 183 डेज पाकिस्तान में, तो कंट्री एक्स में कितना, ऐसे होगा ना, पाकिस्तान में, ताकि वो क्या बन जाए। अब आगे तुम खुद बताओगे, बताओ पाकिस्तान में रेजिडेंट बनने से क्या होगा। शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, शाबाश बेटा। उस सूरत में वर्ल्ड इनकम यहां टैक्स हो जाएगी उसकी, पीएसआई भी यहां टैक्स हो गया, तो एफएसआई भी यहां टैक्स हो गया। और बताओ वो दूसरे कंट्री में क्या हुआ, नॉन। उसूलन ये इरादा था लॉ का, दुनिया भर के लॉस का ये इरादा है, मगर क्या हो रहा था, 183 डेज पाकिस्तान में और 182 डेज पाकिस्तान से बाहर, मगर नतीजा ये निकला, पाकिस्तान में क्या और दूसरे मुल्क में क्या। ये हो सकता है दूसरे मुल्क में 182 पे रेजिडेंट हो सकता है, बताओ कैसे, उधर का लॉ चेंज है, उधर 182 पे, ऐसे कंट्रीज हैं
तो 182 पे रेजिडेंट बना देते, फिर दोनों जगह रेजिडेंट और दोनों जगह पे फिर मैं बताओ समझाऊंगा, जल्दी उसको मार नहीं देना, बचाया जाएगा उसको, मतलब मौत दिखा के उसको बुखार दिया जाएगा, डराया जाएगा। वीडियो आ रही है तुम्हारी, फिर कहा गया नहीं नहीं नहीं, डराया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद एक केस और भी हो सकता है, तीसरा, ये केस हो सकता है, ये लीप ईयर में हो सकता है, और भी हो सकता है, और भी हो सकता है। चैलेंज है मेरा, बताओ लीप ईयर के अलावा। एक्सीलेंट, शाबाश शाबाश। ये हो सकता है कि जब हम डे ऑफ डिपार्चर को इधर एक काउंट कर रहे हैं तो वो अराइवल को एक काउंट करेंगे ना, तो एक दिन दोनों जगह पे डबल काउंट होगा, तो मुमकिन है ना बेटा। एक टोटल साल में कितने दिन? ओके 365, आधा करो, पाकिस्तान में कितना? 183। इधर कितने होंगे बेटा? नहीं 183, फिर भी इसका टोटल 365 हुआ। कैसे भाईजान? वो इसलिए कि वो जो आधा दिन था ना पाकिस्तान से, जब उसका क्या हुआ डिपार्चर, हमारे लोगों ने कहा इसको फुल डे काउंट करो, और वहां क्या हुआ, उसके मुल्क ने क्या कहा, तो दोनों जगह क्या हुआ, फुल डे काउंट हुआ, तो दोनों जगह क्या हो गया, ये मुमकिन है। अब बताओ क्या हुआ, इधर भी रेजिडेंट, तो फिर क्या हुआ, फिर वही दोनों जगह। अब भाई क्या करें, मसला तो पड़ गया ना, रेजिडेंशियल स्टेटस मसला तो कर गया ना। अच्छा अब देखिए इसका हल, अब इसका हल मैंने इसके लिए कुछ इलस्ट्रेशंस बनाई है ताकि आपको समझा सकूं कम वक्त में ज्यादा। पहला केस देखो, पहला ये तो था वर्किंग्स की बात थी, अब ये केसेस है अलग अलग। देखिए पहले रेजिडेंट पाकिस्तान में है, ये 10 और 4 रिप्रेजेंट्स इनकम से मिलियंस, तो टैक्स ईयर, इन अ टैक्स ईयर पाकिस्तान में रेजिडेंट था इनकम कितनी, और नॉन रेजिडेंट था एक्स कंट्री में इनकम कितनी, टोटल इनकम कितनी, सही। अब आ जाए बताएं पाकिस्तान में क्या है, वो रेजिडेंट है। चले भाई बताएं क्या करूं, पाकिस्तान में आ गया रेजिडेंट, और रेजिडेंट की हम इनकम कौन सी टैक्स करते हैं, पीएसआई कितनी है इसकी 10, और एफएसआई कितनी है इसकी 4, टोटल कितनी हो गई, हमने पाकिस्तान में कितना अमाउंट टैक्स कर दिया, 14 टैक्स कर दिया। ऐसा ही करना था क्योंकि पाकिस्तान में उसका स्टेटस क्या है, ओके। अब कंट्री एक्स क्या करेगा, अब सोचो कंट्री एक्स का हक है कि नहीं है, सिर्फ हमारा ही हक है यहाँ, नहीं, वो भी अगर हमारे जैसा कानून रखते हैं और हमारे जैसा ही कानून रखते हैं दुनिया भर के लोग, हल्के फुल्की चेंजेस हैं, तो वो क्या कहेंगे, हम भी टैक्स करेंगे। चलो बेटा तुम टैक्स करो, किसको टैक्स करोगे, सोर्स को, वो भी तो करेंगे ना। उनके लिए क्या है ये, और नॉन रेजिडेंट की हम कौन सी इनकम टैक्स करते हैं, हम कौन सी टैक्स करते हैं, हम कौन सी करते हैं, पाकिस्तान सोर्स, तो वो क्या करेंगे, फॉरेन सोर्स, जो उनके लिए वो सोर्स होगी, एक्स सोर्स जो भी उसको बोलो, यूके सोर्स। तो बताओ इस कंट्री में वो है, यहां था रेजिडेंट पर्सन, ये रिजल्ट निकला, यहां था नॉन रेजिडेंट, बताओ क्या टैक्स होगा, 4, टोटल टैक्स कितने में लगा, 4, डबल टैक्स हुआ कि नहीं हुआ, कौन सी इनकम डबल टैक्स हुई, डबल टैक्स कहते हैं एक ही अमाउंट को 2 दफा टैक्स करना, एक ही इनकम को 2 दफा टैक्स करना, ये तो डबल टैक्स हो रहा है। डबल टैक्स हुआ कि नहीं हुआ, कितनी इनकम डबल टैक्स हुई, ओके याद रखना इस 4 को। केस नंबर 2, ये है केस नंबर 2। दूसरा इलस्ट्रेशन, पाकिस्तान में क्या है, नॉन रेजिडेंट। आ जाए बताएं पाकिस्तान में अब हो गया नॉन रेजिडेंट, नजर आ रहा है बच्चों, ऑनलाइन के बच्चों बेटा सब नजर आ रहा है, कितना अमाउंट टैक्स करें, 4 मिलियन हमने टैक्स कर दिया, पाकिस्तान में टैक्स लग गया 4 पे, और दूसरे कंट्री में कितना है, दूसरे कंट्री में क्या है उसका स्टेटस, वहां है वो अब रेजिडेंट। बताएं वो क्या टैक्स करेंगे, वो कहेंगे कि जी सेकंड केस में, ओके बेटा आपने फिगर ओ ठीक है आपने फिगर गलत, पाकिस्तान सोर्स है 10, तो पाकिस्तान में टैक्स होगा 10, बेटा करेक्शन कर लो, फिगर गलत बताई थी 10, ये 10 पाकिस्तान सोर्स है। इधर बताओ, अब बताओ बेटा 10 को भी टैक्स करेंगे, 4 को भी टैक्स करेंगे, 14, फिर कितना टैक्स हो गया,
डबल टैक्स कितना हुआ 10। कैसे डबल टैक्स हुआ, इधर भी टैक्स हुआ उधर भी टैक्स हुआ। अब मजे की बात है केस 3, ये है केस 3, क्योंकि मैं साबित कर चुका हूं ये हो सकते हैं केसेस। आ जाए केस 3, पाकिस्तान में था रेजिडेंट, तो पाकिस्तान में हम क्या टैक्स करेंगे बेटा, रेजिडेंट पर्सन है 10 टैक्स करेंगे और 4 टैक्स करेंगे 14। आ जाओ मेरे बच्चों इधर, रेजिडेंट पर्सन है ये क्या टैक्स करेंगे, तो मुझे बताओ यहाँ कितना डबल टैक्स है। 3 केस समझ आए। 3 केस में बुनियादी बात क्या है, कोई प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या है, डबल टैक्स हो रहा है। इस डबल स्टैंडर्ड ने, डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं है, रेजिडेंस भी टैक्स करूंगा, सोर्स भी। एक जगह रुकना यार, एक बात करना, नहीं 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 पूरा टैक्स मेरा, तो मसला क्रिएट कर दिया इसने कि जब आप रेजिडेंस प्रिंसिपल पे टैक्स करते हो तो दूसरा सोर्स प्रिंसिपल पे टैक्स कर रहा होगा, तो बीच में जो है ना वो कबर बेचारे की खुद भी डूबे। अब मुझे बताओ, एक बंदा इधर भी मेहनत करे उधर भी मेहनत करे, रात पता अली खान गा गा के गला बैठ गया बेचारे का, और आखिर में उसको पता चले कि मैंने सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लिए कमाया, इधर एक 30% पाकिस्तानी हुकूमत ले गई, उधर 32% इंडियन हुकूमत, मेरे लिए क्या बचा, कहता मैं गाऊंगा ही नहीं, मेरा रिटर्न ही नहीं है ना। वो क्या करेगा, काम छोड़ देगा। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होंगी या खत्म हो जाएंगी, भाई भाईजान 30% एक जगह टैक्स तो 30% दो, तुम्हें लग पता जाएगा, तुम कहोगे छोड़ो मैं यार मजारों पे गाता हूँ, वहां कवाली अच्छी लगेगी, वहां घर से घर के लिए कुछ लेकर तो जाऊंगा ना। बात समझ आ रही है। तो मुझे बताओ पाकिस्तान को टैक्स लेना चाहिए या इकोनॉमी बचानी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ देखे या टैक्स देखे, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बढ़े या टैक्स नहीं उनको। हमने क्या किया, हमने सुनिएगा इस डबल टैक्सेशन को खत्म कर दिया। ये डबल टैक्सेशन का मसला हुआ मगर हमने इसका सॉल्यूशन निकाला, दुनिया के बाकी कंट्रीज की के साथ बैठ के पाकिस्तान ने 66 कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट कर लिए, उन एग्रीमेंट्स को कहते हैं डबल टैक्सेशन ट्रीटीज, डबल टैक्सेशन ट्रीटीज। अब इसका नाम क्या है, डबल टैक्सेशन, इसका मतलब डबल टैक्सेशन करने के लिए नहीं है, अवॉइडेंस के लिए, इसका असल नाम है अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ट्रीटीज। ये इंटरनेशनल लॉ बना दिया हमने 66 कंट्रीज के साथ जिनके साथ हमारी ज्यादा ट्रांजैक्शन है, जिसके मुताबिक अगर हम टैक्स करेंगे तो वो टैक्स नहीं करेंगे और वो टैक्स करेंगे तो। अब ये फैसला हम नहीं करेंगे कि कौन सी इनकम पाकिस्तान टैक्स करता है कौन सी इनकम। डबल टैक्सेशन ट्रीटी ने एक चीज तो बता दी कि कोई इनकम डबल टैक्स है, ताकि टैक्स पेयर, अब वो जो टैक्स पेयर काटाकूटी हो रही थी ना, अब वो खुश हो गया, चलो बचत हो गई यार मेरी। बचत कैसे हो गई कि कानूनन वो फंस रहा था, एग्रीमेंट ने उसको निकाल दिया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा रिकैप देता हूं बेटा। अब तक की कवरेज में मैंने आपको बताया कि 7% रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से 2 कैटेगरीज में आते हैं, रेजिडेंट और नॉन। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि रेजिडेंट बनने से पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्स होती है, नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम यहाँ पे टैक्स होती है, और नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स होती है, फॉरेन सोर्स नहीं होती। और इसके अलावा इस रेजिडेंशियल स्टेटस की वजह से एक मसला आया डबल टैक्सेशन का, उसको कैसे खत्म किया गया। रूल आपको याद होगा, इंडिविजुअल के रूल कितने थे, 2 थे ना। रूल नंबर 1 बताओ, presence in Pakistan of 183 days or more in aggregate in a tax year। और फिर उसकी रूल नंबर 10 के मुताबिक कुछ वजाहत, डे ऑफ अराइवल, डे ऑफ डिपार्चर, नॉन वर्किंग डेज सब काउंट होंगे और एक डे काउंट नहीं होगा इन ट्रांजिट। आते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 ये है कि ये वॉशिंगटन में पाकिस्तानी एम्बेसी है, उलट पहले मैंने अमेरिकन एम्बेसी दिखाई थी पिछले लेक्चर में आपको। यूनिट 2 लेक्चर 1 अमेरिकन एम्बेसी इन पाकिस्तान। ये कौन सी एम्बेसी है, पाकिस्तान एम्बेसी है। कहाँ है, यूएस में। यहां जो लोग काम करते हैं कहां से जाते हैं, पाकिस्तान से।
क्या वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लॉय होते? अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने एम्प्लॉइज को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अगर उनके लिए जरूरत पड़े तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से एम्प्लॉय लेके मुल्क से बाहर भेज देते ताकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, पाकिस्तान को वहां रिप्रेजेंट करें। अच्छा जी, वहां एक एम्बेसडर होता है, एम्बेसडर के नीचे बहुत सारे और लोग भी होते हैं जो वहां पाकिस्तानियों के मसले हल करेंगे और भी जो भी काम करना है वो उन्होंने एम्बेसी का काम होता है। अब आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 में बेटा लाजमी है इंडिविजुअल का क्या होना? एम्प्लॉय होना। देखिए इस दफा वो बच्चा जिसने पहले भी पढ़ा है वो एक चेंज देखे, मैंने इस दफा एक बहुत बड़ा चेंज किया है। मैंने तुम पे एतबार ही नहीं किया। देखो ना, बच्चे पे एतबार करना, चलो यार बच्चा इंटेलिजेंट कर लेगा, नहीं यार नहीं, एतबार तेरे पे एतबार नहीं किया। मैं तुम्हें खुद बता रहा हूं ये लफ्ज इंपॉर्टेंट है, ये लफ्ज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये लफ्ज दे रहा हूं। पहले कौन सा इंपॉर्टेंट था? प्रेजेंस। अब कौन सा इंपॉर्टेंट है? एम्प्लॉई। अब हर बंदा नहीं होगा एम्प्लॉई। तो फिर अगला सवाल क्या है? किसका एम्प्लॉई और कहां होगा? ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मैं आपका ना आपके माइंड को लॉ को समझने पे मजबूर कर रहा हूं कि किस चीज पे फोकस रखना है, मजबूर कर रहा हूं तुम लोगों को। तो रूल नंबर 2 के मुताबिक एम्प्लॉय होगा किसका? किसका? फेडरल या लोकल का नहीं। ऑनलाइन के बच्चों बेटा आवाज ठीक है? ऑनलाइन के बच्चों रिप्लाई करो मेरे बच्चा। ठीक है, शाबाश, ओके ठीक है। तो एम्प्लॉय किसका? फेडरल और प्रोविंशियल का। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है और वो वर्ड है पोस्टेड। कौन सा वर्ड है मेरा बच्चा? पोस्टेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। पाकिस्तान से बाहर घूमने नहीं जा रहा, काम करने भी नहीं जा रहा, वहां मुस्तकिल काम करने के, वो पोस्टिंग है। मुझे बताओ यूएस वॉशिंगटन में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वहां किसको भेजा जाएगा? पोस्टिंग होगी एज एम्बेसडर, एज सेक्रेटरी, एज सेकंड सेक्रेटरी, एज व्हाटएवर। तो अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट एम्प्लॉई बाहर घूमने जाए, क्या इस रूल में कवर होगा? इस रूल में कब कवर होगा? जब उसे किसी पोस्ट के अगेंस्ट अ पोस्ट, किसी रैंक के, किसी पोस्ट के अगेंस्ट भेजा जाएगा कि तुम पाकिस्तान के एम्बेसडर हो, ठीक है, तुम पाकिस्तान के 007 हो, तो कोई ना कोई तो पोस्ट होगी ना वहां पे उसकी। ऐसे घूमने के चक्कर में नहीं। मेरा एक दोस्त है, मेरा बेचमेंट भी है, वो 2 साल की उसने गवर्नमेंट से कहा कि जी सरकारी नौकरी मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही, 2 साल छुट्टी दे दो। भाई क्या करोगे 2 साल? जी ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स करूंगा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। फिर उसने गवर्नमेंट को कहा गरीब हूं, पैसे भी तुम दे दो। वाह वाह यार, कमाल की बात हो गई। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा अच्छा इसको पैसे। वो गवर्नमेंट के पैसों पे 2 साल गया ऑस्ट्रेलिया, आज 7वां साल है, वापस नहीं आया। फिर उसने क्या कहा, 2 कर लिया, मास्टर्स कर लिया, ठीक है। मास्टर्स करने के बाद उसने कहा यहाँ के सीपीए करने के लिए, सीपीए वहां को जो सीए है ना, सीपीए ऑस्ट्रेलिया का, उसके लिए सिर्फ 3 पेपर बाकी है। क्योंकि जो मैंने मास्टर्स किया ना ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से, उसकी वजह से सारी एग्जामिशन मिलती है, सिर्फ 3 पेपर, ये करने दो। हमने कहा अच्छा यार, इससे भी हमें फायदा होगा, हमारा रिसोर्स ट्रेन हो रहा है, बड़ा एक्सपर्ट होगा अकाउंटिंग का जब ये बंदा वापस आएगा। तो 3 पेपर उसने पास कर लिए, सीपीए बन गया। फिर गवर्नमेंट को कहता है यार अब एक काम करो, मुझे अनपेड लीव दे दो। अब मुझे पेड, इसका मतलब अब तक पेमेंट भी जारी थी। तो सरकारी ऑफिसर्स के मजे होते हैं, मजे मजे, समझ रहे हो कितनी छुट्टियां हैं, बस यार कमाल नहीं है, तभी तो मुल्क तरक्की नहीं करता, तभी तो ये हाल है हमारा। तो अब मुझे बताओ वो पोस्टेड अब्रॉड है, इज ही पोस्टेड अब्रॉड? 2 साल पढ़ने के पोस्टेड अब्रॉड, छुट्टियां कर रहे पोस्टेड अब्रॉड? नहीं। तो व्हाट इज द की वर्ड? बल्कि व्हाट आर द कीवर्ड्स? फाइंड आउट द 2 कीवर्ड्स, एम्प्लॉई और पोस्टेड। समझ आ गया बेटा? पोस्टेड कहां हो? कमाल हो गया बेटा, पढ़ो अब खुद, मैं क्यों पढ़ूं? ऑनलाइन के बच्चों बेटा समझ आ रहे हैं?
अगर तो ये बातें तुम्हें समझ आ रही ऑनलाइन वालों तो फिर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। समझ आ रही है? अच्छा समझ। अब यहाँ पे पढ़ लिया बेटा, ये समझ आ गया सबको? ये बात समझ आ गई? एन इंडिविजुअल शैल बी, ये वाला जो पॉइंट था, एन इंडिविजुअल शैल बी रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर if the individual is an employee or official of the federal or provincial government posted abroad in a tax year। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बता दिया। अब ऑनलाइन के बच्चों बेटा स्क्रीन नजर आ रही है तुम लोगों को? ऑनलाइन वालों को पूछा है, आपको नजर आ रही है स्क्रीन? आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं? ओके ठीक है। अच्छा बेटा अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये जो हमने पढ़ा ना अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके ये क्वेश्चंस हैं कुछ, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चंस में चूंकि वर्किंग्स भी इन्वॉल्व हैं और मुख्तलिफ तरीके से, क्वेश्चन नंबर 1 ऑनलाइन वालों बेटा नजर आ रहा है? कंफर्म कर लो बेटा। अब्दुल गफ्फार, मुस्तफा जल्दी बताओ बेटा, ऑनलाइन वालों नजर आ रहा है? ठीक है बेटा शाबाश। अब पढ़ो इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिक्वायरमेंट फॉर एन इंडिविजुअल टू बिकम रेजिडेंट इंडिविजुअल इन एन टैक्स ईयर? प्रेजेंस इन पाकिस्तान ऑफ 183 डेज आर मोर इन एग्रीगेट इन अ। अब मैं आपको बताऊं, मैं आपको ना जो प्रैक्टिस करवा रहा हूं देखिए उस पे पीछे एजुकेशनल साइकोलॉजी इन्वॉल्व है। बिलीव मी, मैं आपको बताऊं जिस चीज में मैं बिलीव करता हूं वो है द बेस्ट वे फॉर अ टीचर इज टू अंडरस्टैंड हाउ अ ह्यूमन माइंड वर्क्स, हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस। तो मैं इसको पढ़ता हूं, मेरा शौक है एजुकेशनल साइकोलॉजी और साइकोलॉजी को पढ़ना। तो मैं आपको ना क्वेश्चंस के थ्रू, एक किस्म के क्वेश्चन नहीं, ऐसे भी क्वेश्चंस दूंगा जिसमें बार बार रिपीट करने के लिए आसान सवाल होंगे मगर रिविजनल नेचर के होंगे। अब ये कौन सा टेस्ट किया मैंने? ये टेस्ट थोड़ी था, ये रिवीजन था। ये टेस्टिंग के थ्रू, जब मैं एडेंफी पे क्विज डाल रहा होता हूं ना तो तुम पढ़ते हो, पढ़ा के रिवाइज करवा रहा हूं तुमसे। वो सवाल इतना आसान रख देता हूं कि रिवाइज कर ले, पढ़ ले, ये पढ़ ले बच्चा मेरा। तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो रिविजनल नेचर के होंगे। ये रिविजनल था, ये हकीकत में टेस्ट नहीं था। आ जाओ टेस्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बेटा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। अच्छा सेकंड पे आ जाओ बेटा। सेकंड क्वेश्चन ये है नंबर 2। अगर ग्रीन कलर नजर आ रहा है आपको तो ओके, वरना मैं इसका कलर चेंज करता जाऊंगा। इतना नहीं नजर आ रहा, ब्लैक कर दो, काला करो, काला करो, मुंह काला नहीं। ये बेटा पढ़ो ऑनलाइन के बच्चों। बेटा एप्पल वाले जो बच्चे हैं ना वो मेरी तरह सब्र करें। एप्पल वाले बच्चे अमीर हैं, सीए में आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं उनको, बिजनेस करें अपना। मेरा बच्चा आ रहा है एप्पल पे भी आ रहा है, गिरीश, वो पूछ रहा है एडेंफी एप्पल पे नहीं है, आईओएस पे नहीं है, उससे आईओएस पे बेटा आ जाएगा, बस लगा हुआ हूं बेटा। देखो इसमें क्या है, मिस्टर महमूद इज वर्किंग एज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर कहते हैं जो लैंग्वेज के ट्रांसलेटर होते हैं। In Ministry of Foreign Affairs for the past 5 years, on 15th of July 2022, he was posted to Pakistan Embassy in UK for 3 years. For tax year 2021, he is a resident individual, non-resident individual, resident employee, non-resident employee. देखिए फंस गए, मुझे पता था। एक जगह ना आप एक गड्ढा खोदे, मुझे यकीन है बच्चा जरूर गिरेगा। इतना आसान सवाल मेरे बनाते वक्त मैंने कहा इसको फंसाऊं कैसे। अब देखो टैक्स का लॉ में एम्प्लॉय था, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है टैक्स में। जिसने बोला ना ये सी करेक्ट है, लाना तो तेरी शक्ल दबा। सुन लो यार, टैक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर मुझे बताओ रेजिडेंट एम्प्लॉय कोई टर्म है अब तक मैंने इस्तेमाल की? मैंने क्या बोला था? रेजिडेंट, और वो मौजूद है, फिर भी कहते हैं सर ई सी। मतलब मैं आपको बताऊं, बच्चे में ना अल्हम्दुलिल्लाह सीए के बच्चे में सुइसाइड करने की टेंडेंसी बचपन से पाई जाती है। मतलब बचपन से एक जगह ना कोई चाकू गिरा हुआ हो, बच्चा उसको सीधा करके ला रखता है, मतलब पहले की साइड से। अब एक सबक मेरे देखो क्या है, ये है आपका लॉ फेल होने की वजह, एक्यूरेसी नहीं है, शेलो नॉलेज। लिटरेचर की तरह जवाब लिख रहे हैं, लिटरेचर नहीं होता, सवाल किसी पे भी आए जवाब वो लिखो जो याद था। लिटरेचर में बेहतरीन तरीका है, भाई शेक्सपियर पे सवाल आया,
मैंने पढ़ा हुआ था किसी और शायर को, लिख दो शेक्सपियर पे, सारी बातें सब परफेक्ट होती हैं। नॉवेलिस्ट, देखिए लिटरेचर नहीं है बेटा, यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट। इसमें करेक्ट ऑप्शन इज, चलो भी पढ़ो इसको। जुनैद lives in Dubai. He reached Karachi on 15th of August 2020 at 11 p.m. to visit his relatives in Pakistan. Left for Dubai on 13th of February 21 in Pakistan for tax year 2021. अब आपको इसमें एक बात पता होनी चाहिए, सुने सुने सुने, एक बात पता होनी चाहिए, ये मैं बता दूं आपको। टैक्स ईयर जुलाई से जून को कहते हैं। अभी आपको ज्यादा नहीं पता होगा कि आगे आगे कॉन्सेप्ट, जुलाई 1 जुलाई टू 30 जून, ये है टैक्स ईयर। इसमें कैलकुलेशंस करो, बताओ बेटा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताओ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम आते हैं, आया कब? अगस्त में आया, ठीक है, ठीक है। अगर आता है बेटा ये अगस्त में, बेटा इसकी कैलकुलेशन स्पेसिफिकली करनी पड़ेगी। अच्छा, अगस्त में आता है तो किस डेट पे आया? 15 काउंट होगी कि नहीं होगी? तो अगस्त में टोटल दिन कितने? टोटल कितने? 31। आया कब? कितने लेस करूं? नहीं, लेस कितने करूं? 31 से कितने माइनस करूं? 14 माइनस करूंगा, क्योंकि 15वां दिन काउंट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जिस दिन आया उस दिन से आगे जाऊंगा ना, तो पिछले दिन से तो 14 डेज पाकिस्तान में काउंट नहीं होंगे। तो 31 से कितने माइनस किया आपने? पाकिस्तान में कितना प्रेजेंस है उसका? 17 दिन का। ये बात समझ आई आपको? अगस्त के 17 काउंट होंगे। चलो ऐसे छोड़ दो, आप देसी तरीके से काउंट करो। अगस्त की किस डेट पे आया? 15, 16, 17, 18, देखो कितने बनेंगे? 17। ओके, अगस्त के बाद नेक्स्ट, अब वो गया कब? फेब पे गया 21 में। चलो इसका मतलब क्या है? अगस्त के बाद आया सितंबर। सितंबर के कितने दिन है? अक्टूबर, अक्टूबर के 31। उसके बाद नवंबर और दिसंबर 31 और जनवरी 30। ओके, और फिर फरवरी की किस डेट पे गया था? 13। अब बताओ क्या करूं? 12 के 13, वो भी काउंट होगा। 13 ये आ गया 13। चलो अब करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद पढ़ो, देखो क्या नतीजा निकलता है। भाईजान ये हो गया 183, एग्जैक्ट 183 बना। डे ऑफ डिपार्चर और अराइवल पता नहीं होता ना तुम्हें, तो तुम इसको नॉन रेजिडेंट काउंट करते। पहले तो मुझे ये बताओ कि मैंने उसका हर हाल में प्रेजेंस काउंट करना है या फॉर टैक्स ईयर करना है? टैक्स ईयर का ख्याल रखा आपने, जुलाई टू जून के अंदर ही है ना। जब भी डेज काउंट करोगे जुलाई टू जून में रहोगे, जुलाई टू जून के अंदर रहना है। 1 जुलाई अगला जून, तो जुलाई 20 से लेके जून 21 के अंदर तुमने देखना है। जैसे जून गुजरा, रोक दो कैलकुलेशन, फिर नई कैलकुलेशन शुरू करो। हर जुलाई टू जून की अलग अलग कैलकुलेशन होगी। ये जुलाई टू जून कौन सा था? 20 से 21 वाला। 20 से 21 वाला कितने दिन है बेटा? अब क्या है इसका स्टेटस? रेजिडेंट। क्या रेजिडेंट? सिटीजन में नहीं लिखना, वरना दोबारा बोलूंगा वही। सही है भाई ऑनलाइन के बच्चों? क्लियर है भाई? समझ आ रहा है? मुझे एक बात बताओ, सवाल पता है कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, एमसीक्यू नहीं होगा मगर कैलकुलेशन करवा के बोलेगा बताओ इसका रेजिडेंशियल स्टेटस, लिखना पड़ेगा। मुझे इसका जवाब अगर तुमसे मैं रिटन में पूछता, क्या लिखते? मिस्टर जुनैद इज रेजिडेंट बिकॉज मिस्टर जुनैद इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज इन अ टैक्स ईयर, देयरफॉर वो रेजिडेंट है। खत्म, यही तो जवाब होगा। आगे बढ़े। चले, ये क्वेश्चन नंबर 5 करो बेटा। Which of the following is requirement for a government employee to become resident in a tax year?
गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान, ये पढ़ा था हमने। एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड, ये पढ़ा था। एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ फेडरल प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट पोस्ट, ये पढ़ा था। बी और सी में कौन सा ठीक है? क्यों? ये इसमें एक्स्ट्रा है, ये रूल का हिस्सा नहीं है। बी इज करेक्ट आंसर। चलो भाई, ये अस्वा बिनते अली केम टू पाकिस्तान 15th of April। अब ये कैलकुलेशन तुम खुद करो भाई, पेपर पे कैलकुलेशन बताओ, इसमें करेक्ट आंसर क्या है। और देखो याद रखना, जुलाई टू जून, जिसको टेक्स्ट ईयर में प्रॉब्लम हो प्लीज पूछ ले, क्योंकि टेक्स्ट ईयर की बात अभी आपने नहीं पढ़ी। जुलाई टू जून, जब जुलाई टू, ये जो 21 का मतलब है 21 जून वाला, और 22 का मतलब है 22 जून। ठीक है, चलो ये अगर आपको टेक्स्ट ईयर कंफ्यूज ना करे, मैं खुद आपको हेल्प करता हूँ, इसकी कैलकुलेशन भी मैं हेल्प कर देता हूँ, अगर आप कहो तो। खुद कर लोगे? कर लो, शाबाश, कर लो बेटा। बस ये जवाब है। हाँ ये जवाब है ना, ये जवाब है, वो जवाब नहीं था। जवाब है रेजिडेंट है कि नहीं। शाबाश, चलो भाई कर लो। ऑनलाइन के बच्चों बेटा जल्दी जल्दी। मेरे की बात याद रखना, जुलाई टू जून, जुलाई टू जून याद रखना, जुलाई टू जून। नॉन रेजिडेंट, अधूरा जवाब दे रहे हो। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, अभी भी अधूरा जवाब दे रहे हो यार। वो टैक्स स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ, 21-22। हाँ ठीक है, वो टैक्स ईयर के हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, सही है। चलो बच्चों, अब देखो इसमें क्या होगा। सबसे पहली बात देखें, हमने क्या करना है, कैलकुलेशन, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। याद रखना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए डेज रिक्वायर्ड नहीं होते, काउंटिंग नहीं है। अब इसमें क्या है, हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, डे ऑफ अराइवल क्या है? 15th अप्रैल। चलो भाई, अब मेरी बात सुनो, अप्रैल किस ईयर का? अप्रैल कौन सा बच्चा? 20 नहीं, टैक्स ईयर की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं सवाल में कौन सा अप्रैल लिखा है? 21, तो बोलो 21। ठीक है, ये हो गया 21 भाई, अप्रैल 21 वाला। अच्छा, ये इस तरह आ गया है, तो इसको यूं करते हैं, मैं यहां से लिखता हूं 2021, ये इधर चला गया, इसका अप्रैल। ठीक है बेटा, अप्रैल के कितने दिन? भाई देखो, अप्रैल में वैसे दिन कितने होते हैं? कितने दिन ये आया? 14 माइनस करो, कितना हुआ? 16 डेज अप्रैल के पाकिस्तान में। 16 समझ आ रहा है ना ऑनलाइन वालों? जल्दी बताओ, अप्रैल के बाद क्या है? मई। उसके बाद क्या है? क्या है उसके बाद? ओके, जून के बाद जुलाई। मैं आपको बिल्कुल सही कह रही हूँ, सही जा रहे हो तुम, बिल्कुल सही जा रहे हो। अच्छा, फिर क्या है? अप्रैल के बाद आया क्या बेटा? अप्रैल के बाद आया मई। कितने दिन? मई में 31 होता है। वेरी गुड। उसके बाद 30। अच्छा, आप चुप करना, जवाब कोई बोले नहीं, बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। जुलाई आ गया, क्योंकि पाकिस्तान में है ना वो, तो जुलाई गई कब है खातून? ये 21 में गई है। ओके, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में, तो ये पाकिस्तान में रही है ना, काफी टाइम रही है। सही है। अब जुलाई के बाद क्या है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, बोलना नहीं आप लोगों ने। देखिए, अगर मैं 21 लेफ्ट पाकिस्तान ऑन दिसंबर 21, दिसंबर 21 का मतलब यहां तक, सही है। और अब अगर ये 21 यहां तक था, ये भी 21 ही था, करेक्ट। अच्छा, अब देखिए जुलाई में कितने दिन है बेटा? और फिर अगस्त में, और सितंबर में, और अक्टूबर में, और फिर नवंबर में। अच्छा, अब अगर मैं, अब बोलेगा कोई नहीं बेटा? हाँ बेटा,
अच्छा अच्छा, दिसंबर में ऐसे कटा है। ओके ठीक है ठीक है। तो यार दिसंबर में जो डिपार्चर जो हुआ था उसका 29 पे हुआ था, बिल्कुल सही है। अब आप खामोश रहोगे, 21 पे बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अच्छा देखो, व्हाट इफ के ये मैंने इस तरह ऐड किया रेजिडेंट, करेक्ट, 183 गुजर गया। पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान में रहना, पाकिस्तान में कंटिन्यूअस स्ट्रेच में इसका, मगर टैक्स ईयर वाला को ख्याल रखना था। ये गलत कैलकुलेशन की हमने। क्या गलती की हमने? ऐसे थोड़ी कैलकुलेशन होती है। हमें जुलाई टू जून, जुलाई टू जून, तो देखो यहाँ द मोमेंट हम अराइव हुए थे ना, इधर इधर हमें रुकना था, इधर हमें दोबारा कैलकुलेशन करनी थी। इधर क्या कैलकुलेशन करनी है? ये जो 21 है ना, ये नया टैक्स ईयर स्टार्ट हो गया, यहां से ये अलग टैक्स ईयर हो गया है। ये जो ईयर था ये अलग हो गया। क्यों अलग हो गया बच्चों बताओ? क्योंकि टैक्स ईयर चेंज हो गया। इनर टैक्स ईयर देखना होता है, जून में आके रुकना है आपको। तो ये अलग टैक्स ईयर, वो अलग टैक्स ईयर। ये जून में 21 हो गया। ये जो देखिए जून कहाँ एंड हो रहा है? 21 में। ये टैक्स ईयर 21 कहलाएगा। और ये जो जुलाई 21 में स्टार्ट हो रहा है, इसका जून कौन सा होगा? तो ये टैक्स ईयर 22 कहलाएगा। ये अगला टॉपिक है। वैसे टैक्स ईयर अभी आपने पढ़ा नहीं है। मुझे एक बात बताओ, 21 में कितने दिन? 77। तो ये टैक्स ईयर कौन सा है बेटा? उसके लिए इसका स्टेटस क्या है? नॉन रेजिडेंट। सही हो गया। फॉर 21 नॉन रेजिडेंट। किसी का इस पे सवाल? ओके। अब ये 22 है ना, इसको ऐड करो, क्या हो गया? 182। टैक्स ईयर कौन सा है बेटा? और उसमें क्या स्टेटस? दोनों में क्या है? ओके। अब आप मुझे बताओ, ये 21 ये 22 दोनों में नहीं है। और विजिटर है तो सही ना? बोलो विजिटर है तो मैं जवाब वही बोलूंगा। ठीक है, मैं विजिटर टैक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ी है, कोई टर्म ही नहीं है। इसलिए व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ठीक है, आई समझ बेटा? ओके। अब देखिए, इस तरीके से आपको कुछ और भी प्रैक्टिस होगा। ये सफिशिएंट है? काफी थी ना? चलो आगे जाओ। नेक्स्ट, इसके बाद बस आखिरी पोर्शन तक हम आ गए। देखिए, ये वाले जो क्वेश्चंस हमने अभी किए, ये क्वेश्चंस अगर मैं आपको बताऊं एग्जाम क्वेश्चंस थे, तो इसमें नाम चेंज किए थे मैंने। ऑल ऑफ देम वर एग्जाम क्वेश्चंस, ऑल ऑफ देम हैव अपीयर्ड प्रीवियसली इन योर पेपर। सिर्फ मैंने नाम चेंज किए थे और एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया था। ये सारे इसी तरह के सवालात होंगे। मैं आपको अगले प्रैक्टिस सेशन में अपने तरीके से जाऊंगा, मगर बहुत करवाऊंगा। आपने देखा, आपको बात समझ आई? नेक्स्ट ये टॉपिक एंड होगा, मैं आपके सामने एग्जाम स्पेसिफिकली बताऊंगा, आईकेप का फलां पेपर ये सवाल, आईकेप का फलां पेपर ये सवाल। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको एग्जाम के भी सामने रखूंगा। आज मैंने हेल्प की है। अगली जो सेशन होगा प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास, आप आईकेप के सवाल कर रहे होंगे रेजिडेंशियल स्टेटस पे, सारे सवाल करवाऊंगा जो अब तक आए। ठीक है, वो सेशन सेपरेट एज ए प्रैक्टिस भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आ जाओ। ये वाला मैंने आपको यहां तक बताया था। अब एक आखिरी चीज की रह गई थी, वो ये वाली चीज रह गई थी। क्या? रूल नंबर 2 में क्या रिक्वायर्ड नहीं है? रूल नंबर 2 क्या था? रूल नंबर 2 क्या था? इसमें क्या नहीं गिनते? दिन नहीं गिनते। अगर कोई बंदा मुल्क से बाहर है तो ये नहीं पूछेंगे कितना पाकिस्तान में आया कि नहीं आया। वो बाय वर्चू ऑफ 2 थिंग्स रेजिडेंट बन चुका है। कौन सी 2 थिंग्स? और पोस्टेड। वो एम्प्लॉई ऑफ फेडरल काउंसिल गवर्नमेंट है, पोस्टेड अब्रॉड है, वो क्या बन चुका है? पाकिस्तान में एक दिन भी ना आए फिर भी, क्योंकि ये रूल नंबर 2 है, 1 नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या काउंट नहीं करेंगे? दिन नहीं काउंट करेंगे। उसका पाकिस्तान में प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है। बेटा अब हम आते हैं रेजिडेंट कंपनी की तरफ। रेजिडेंट कंपनी में हमारे पास 3 रूल्स हैं। रूल नंबर 1 आसान है। रूल नंबर 1 ये है कि उस कंपनी को पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक बनना लाजिम है।
अगर कोई भी कंपनी पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक बनती है, इनकॉर्पोरेट होती है, कोई कंपनी फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर अ पाकिस्तानी लॉ है, वो कंपनी बन गई रेजिडेंट। अगर वो पाकिस्तानी कंपनी है, बन गई रेजिडेंट। अगर वो डोमेस्टिक कंपनी है, बन गई रेजिडेंट, चाहे उस कंपनी का बिजनेस पाकिस्तान में हो या ना हो। एक कंपनी पाकिस्तान, देखिए यार आपको पता होगा सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट, सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट। अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन। तो अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर हुई, वो पाकिस्तान में बनते ही रेजिडेंट बन चुकी है, उसके लिए फर्दर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे वो कंपनी पाकिस्तान में बिजनेस करे ना करे। यहां तक कि उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी के चलाने वाले हैं, वो पाकिस्तान में हो या ना हो, फिर भी कंपनी रेजिडेंट है। रजिया खाला नहीं बनना। उनकी जात के लिए याद रखना, डायरेक्टर अलग पर्सन से एज इंडिविजुअल काउंट होंगे। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एक कंपनी के 3 डायरेक्टर थे, एक कंपनी के 3 डायरेक्टर थे, मैंने कितने पर्सन की मिसाल दी है? 4। कैसे 4? 3 इंडिविजुअल और एक कंपनी। तो चाहे उस कंपनी के डायरेक्टर पाकिस्तान में हो कि ना हो, उन डायरेक्टर के लिए तो हम कह सकते हैं नॉन रेजिडेंट है, मगर कंपनी क्या बन चुकी है? इसका मतलब कंपनी के प्रेसिडेंट बनने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? बर्थ सर्टिफिकेट पाकिस्तान से लिया हो बस, ठीक है? बर्थ सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में। बात समझ आ गई? सिंपल। अब आती है दूसरी बात, रूल नंबर 2, ये तवज्जो सुनिएगा। रूल नंबर 2 ये है कि अगर उस कंपनी का, कौन सी कंपनी का, इस जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस कंपनी का ये टर्म कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म हियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। कंट्रोल और मैनेजमेंट किसका? उस कंपनी के अफेयर्स का क्या है? सिचुएटेड है। एक्सटेंट कितना है? कितना एक्सटेंट है उसका? एक्सटेंट है होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम, तो वो कंपनी रेजिडेंट है। अब ये समझाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंपनी का क्या सेकंड रूल के मुताबिक क्या? कंट्रोल और मैनेजमेंट। ये क्या होता है कंट्रोल और मैनेजमेंट? पहले इसको समझेंगे। कंट्रोल और मैनेजमेंट, कंपनी का क्या? कंट्रोल और मैनेजमेंट, ठीक है। कंपनी का कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपने एक पिछली स्लाइड में, किसी पिछले लेक्चर में, बल्कि यूनिट 2 के ही लेक्चर 1 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वहीं से मैं एक चीज वापस ला रहा हूं ताकि आपको समझाऊं। कंपनी किसे कहते हैं? कि कंपनी की क्लास, कंपनी में कितनी एंटिटीज पढ़ी थी आपने? 11। याद है आपको 11? ओके, अब ये वही 11 ला रहा हूं। ये है 1 2 3 4 5 है, 2 ये और 4 ये। फिर मैंने क्लासिफिकेशन की थी 3 किस्म की, सबको मैंने क्लासिफाई किया। ये कॉर्पोरेट बोला, ये मे बी कॉर्पोरेट बोला, ये नॉन कॉर्पोरेट बोला ना सबको। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर लॉ लिखता कंट्रोल और मैनेजमेंट की जगह, अगर लॉ लिखता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर लॉ लिखता कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पाकिस्तान में सिचुएटेड हो, तो ये वाली बात टैक्स की सारी कंपनीज पे अप्लाई नहीं कर सकती थी, क्योंकि सबका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता ही नहीं है। टैक्स की कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसका होगा? इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। यहां हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो ही नहीं, कैटेगरी 3 का तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो भी नहीं सकता। तो टैक्स लॉ ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऐसा सब्स्टिट्यूट निकाला जो टैक्स की सारी कंपनी पे अप्लाई कर गया। बताएं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए क्या बोला? कंट्रोल और मैनेजमेंट। समझ आई? व्हाई लॉ इज सेइंग कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, कंपनी का कंट्रोल एंड। मैं पूछता हूं, बताओ अगर कंपनी इस केस की है तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल और मैनेजमेंट बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? इसका मतलब है कि जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा वही उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट होगा। मगर अगर कंपनी मेरा बच्चा इस नेचर की हो, किस नेचर की? कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई ट्रस्ट हो, कोई गवर्नमेंट हो, बताओ इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा?
तो उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट तो होगा ना, किसी और नाम से पहचाना जाएगा। मगर कंट्रोल और मैनेजमेंट लिख के उसने कितने कंपनीज को कवर किया? सारी 11 कंपनी को कवर कर गया। समझ गए इस लफ्ज की मीनिंग क्या है? कंट्रोल और मैनेजमेंट किसको कहते हैं, समझ आ गया? अब आपको ये बेहतर समझ आएगा रूल। कौन सा रूल? रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 के मुताबिक क्या है मेरा बच्चा? कंपनी के अफेयर्स का, क्या कंपनी के अफेयर्स का कंट्रोल और मैनेजमेंट सिचुएटेड हो पाकिस्तान में। ये है रूल। इसमें चंद चीजें और चाहता हूं, तवज्जो से सुन लो और फोकस कर लो। और वो क्या है? वो ये है, ये कंट्रोल और मैनेजमेंट इन अ वे क्या हो गया बेटा? इन अ वे, मैं आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया ना? क्यों लिखा कंट्रोल? ताकि हर किस्म की कंपनी कवर हो गई। किस चीज का? कंपनी के अफेयर्स का, कंपनी के मैटर्स का। सिचुएटेड होना चाहिए, ये बताया। एक्सटेंट बताओ, एक्सटेंड कैसे? होल्डी का क्या मतलब है? इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो सारा। कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब है कंप्लीट कंट्रोल। होल्डी का मतलब सारा कंट्रोल। अब एक मैं मिसाल देता हूं, एक कंपनी है जिसके 8 बोर्ड मेंबर्स थे, 7 पाकिस्तान में है, एक बाहर है। कंट्रोल और मैनेजमेंट पाकिस्तान में है तो सही, मगर पार्शल, पूरा नहीं। पूरे होने के लिए क्या था? होल्डी। उसका बोर्ड कंप्लीट यहां होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, एक था अब्बा, और थी उसकी बेटी, और थे उसके 2 बेटे। कंपनी वो पाकिस्तान में रहते हुए वो अब्बा भी पाकिस्तान में, वो बेटी भी पाकिस्तान में, और वो 2 बेटे भी कभी लंदन में भी गए हैं मगर पाकिस्तान में। मुझे बताओ, अगर वो यहां रहते हुए 4 लोग एक कंपनी पनामा में बनाए, स्विट्जरलैंड में बनाए, तो बताओ कंपनी का कंट्रोल किधर है? पाकिस्तान में। एक्सटेंड क्या है उसका? इनकी बात हो रही है कि जो लोग यहां रहते हुए कंपनी बाहर बनाते। मकसद एंड में बताऊंगा कि ये टेक्स्ट लॉ आखिर फील्डिंग क्यों बिछा रहा है। ये जो बाउंड्री पे खिलाड़ी खड़ा किया है ना, वो कैच के लिए किया है, वो पकड़ने की कोशिश करेगा, ये ऐसे ही नहीं उठा के। देखिए, कहता है कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी सिचुएटेड होल्डली। कहां होल्डली? और ये पाकिस्तान लोकेशन हो गया। एट एनी टाइम ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब समझते हो क्या है? एक मीटिंग भी कर लेना वो रेजिडेंट। अब सुने मेरी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे एक बात बताओ, रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 क्या था? पाकिस्तान में बनने वाली कंपनी हर हाल में रेजिडेंट। तो रूल नंबर 2 किसके लिए होगा? फॉरेन। रूल नंबर 2 पाकिस्तानी के लिए है ही नहीं। रूल नंबर 2 किसके लिए? वो कंपनी जो मुल्क से बाहर बने मगर कंट्रोल करने वाले सारे लोग इधर हो। इसका मतलब चालाकी हो रही है। जब लोग इधर, तो कंपनी भी इधर होनी चाहिए थी ना। क्या पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर करके उसका बिजनेस बाहर कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। तो कंपनी इधर क्यों नहीं बनाई इन्होंने? पता है क्यों? बहुत कुछ छुपाने के लिए। ये कैसे छुपाने के लिए? कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, सारी इनकम उसके नाम से रख के बाहर छुपा देंगे, पाकिस्तान में कुछ बताएंगे भी नहीं। तो लॉ ने कहा, अगर कोई ऐसा बंदा होगा जो पाकिस्तान में रहते हुए बाहर कंपनी बना लेगा, हम उस कंपनी को भी क्या समझते हैं, और उसको भी दुनिया भर की इनकम पे टैक्स कहां देना पड़ेगा। यह है इसका मकसद, कि कंपनी बना के अपनी इनकम छुपाना ले बाहर, और कहें ये तो कंपनी की इनकम है, मेरी इनकम थोड़ी है, जो यहां होंगे टैक्स यहां देना पड़ेगा। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाहर की कंपनी जबरदस्ती पाकिस्तान में बनेगी। इस वक्त अगर मैं मिसाल लूं, दुनिया की 8 बड़ी मल्टीनेशनल्स के डायरेक्टर यहां आ जाएं, सीईओ यहां आ जाएं विजिट पे, तो हम उनको टैक्स नहीं करेंगे, उनके आने से टैक्स नहीं करेंगे। यहां क्या सिचुएटेड होना, उसका पाकिस्तान से चलना। कंपनी रजिस्टर बाहर हुई मगर पाकिस्तान में बैठ के उसको चलाया जा रहा है, इसका मतलब वो रेजिडेंट हो चुकी।
ठीक है, बस एक सेकंड दीजिएगा बेटा। और उसके बाद तीसरा रूल है, अगर वो कंपनी क्या है, प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट है, तो हर हाल में वो रेजिडेंट कंपनी होगी। तो रूल नंबर 3 तो कुछ भी नहीं है, फिर सिर्फ सीधा सीधा रूल है। मैं आपसे पूछता हूं कंपनी के कितने रूल्स? रूल नंबर 1 बताओ। चलो इसको लिखा रहने देते हैं, होल्डी एक्सटेंड का। पहला रूल क्या है बेटा? कंपनी इनकॉर्पोरेट, लॉ की लैंग्वेज बताओ, फॉर्म या इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर अ, यानी वो पाकिस्तानी कंपनी। रूल नंबर 2 किसके लिए? फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी कब रेजिडेंट होगी? जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट, ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज ओनली, पाकिस्तान में होगा, मगर ड्यूरेशन उसका चाहे एक दिन ही क्यों ना हो। और तीसरा रूल क्या है? प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट का, बताओ क्या है वो? ऑलवेज रेजिडेंट कंपनी, ऑलवेज रेजिडेंट कंपनी। रूल नंबर 2 क्या था? रूल नंबर 2 क्या था? यही सुनो, रूल नंबर 2 यही रूल एक चेंज के साथ एओपी का रूल बन गया। मैंने कहा था एओपी को अलग नहीं पढ़ेंगे, एओपी भी कंप्लीट हो गया। एओपी का रूल क्या है? एक, मगर एक चेंज है, उसमें लिखा है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एओपी इज सिचुएटेड होली और पार्टली। इसका मतलब क्या हुआ कि एओपी की सूरत में पहले तो बताओ, कंट्रोल और मैनेजमेंट किसको कहते हैं? पार्टनर्स को। उसके बोर्ड थोड़ी होता है, उसके पार्टनर्स को। एक एओपी के थे 6 पार्टनर, 6 में से 1 पाकिस्तान में, 6 में से 5 बाहर। एओपी क्या है? ये कैसे हो गया भाई? पार्टली। एक सुनना, तवज्जो से सुनना, एक एओपी पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक बनी हुई है, पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक बनी हुई एओपी, पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक बनी हुई एओपी, उसके 10 में से 9 पार्टनर पाकिस्तान, 1 यूके। बताए गए रेजिडेंट। एक पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक बनी हुई कंपनी, पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक बनी हुई कंपनी, 10 के 10 डायरेक्टर यूके। सोचो, हाँ आ गई रजिया काला। कहाँ लिखा है रूल नंबर 1 इसका? कहाँ लिखा है? बताओ कहाँ लिखा है कहाँ है रूल नंबर? यार मतलब सोचो, रजिया काला मतलब क्यों आ रही है? नहीं अप्लाई करो रूल नंबर 1 उसका। ये एओपी के लिए कुछ नहीं है। एओपी का सिर्फ एक ही रूल है, चाहे पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक बने, चाहे किसी और मुल्क के लॉ के मुताबिक बने, कंट्रोल और मैनेजमेंट पाकिस्तान में उसका होना चाहिए। अगर नहीं है, नॉन रेसिडेंट। और ये एओपी का रूल है। रिकैप, ये हमने पहले से कर लिया था कंपनी का, ताकि कनेक्शन बना सकें। ठीक है, ये कनेक्टेड है, ये उसका रिकैप है। और ये हमारा आज का लेक्चर था। थोड़ी सी प्रैक्टिस बाकी है, रुको एक 2 सवाल एमसीक्यू करवाऊंगा, फिर घर जाना। मुझे बताओ, टॉपिक समझ आया? इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी के लिए रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बनने के रूल्स याद हो गए? ओके, पहले बताएं कितने परसेंट? 7 में से परमानेंट स्टेटस किस किस का है? परमानेंट स्टेटस किस किस का है? 4 का। एक फेडरल गवर्नमेंट और 3 आखिर वाले फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन और पब्लिक। ये 3 हमेशा क्या होंगे? 3 हमेशा क्या होंगे? नॉन रेजिडेंट। और फेडरल गवर्नमेंट क्या होगी? ओके, बाकी कितने रह गए? 3 में से इंडिविजुअल के कितने रूल्स? कंपनी के और एओपी का? इंडिविजुअल के रूल्स बताओ। कंपनी का रूल नंबर 2 बताओ। चलो बताओ बेटा, सामने आपके क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको सॉल्व करो। ऑनलाइन के बच्चों बेटा समझ आया है आप लोगों को? और क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी जल्दी बेटा, जवाब बताओ। माइंड कंट्रोल कंपनी is running an Urdu channel in Pakistan. MCC is limited liability company incorporated in the US. समझ आए? पाकिस्तान नहीं, in the US.
and control and management of its affairs are situated wholly in Pakistan in tax year 20X1. It will be treated as 20X1. ये 20X1 non-resident company in tax year 20X1, resident company in tax year 20X1, always non-resident company, always resident company. ये क्या है? क्यों भाई भी? बेशक वो मुल्क से बाहर बनी, मगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट क्या है? होल्डी। ठीक है, ये क्या बन चुकी है बेटा? चले बेटा, अब ये इसका जवाब दें जरा। या चिचू चाइनीज है कुछ, चीचू क्लिनिक। अक्सर रियाज ऑनलाइन प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट बेटा हमेशा कंपनी होता है और रेजिडेंट कंपनी होता है। हाँ जी बताओ। चीचू कंपनी, सॉरी चीचू क्लिनिक है, इज अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ मिस्टर ची एंड मिस्टर चू, ओके, which is engaged in Chinese medicine in Islamabad and Beijing, China. In tax year 2021, control and management of its affairs is situated partly in Pakistan under the income tax ordinance for tax year 2021. Triple C is treated as resident AOP, non-resident AOP, resident doctors, वो जो कि डॉक्टर से क्लिनिक है ना, non-resident doctors नहीं। अब चूंकि वो AOP है और एओपी के लिए पार्शल की सूरत में भी क्या बन जाता है? ये रेजिडेंट एओपी बन। अच्छा चले बस करते हैं, सही है, क्योंकि इस पे बहुत सारे और क्वेश्चंस भी मैंने कराने हैं। आपका आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। क्विज नंबर 1 ग्रुप के अंदर कर लो, रात को आपको उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ताकि मैं लेक्चर 2 लेक्चर 3 यूनिट 2 पे आ जाऊं। ठीक है बेटा, कोई सवाल है तो पूछ लो वरना घर जाओ। ये बेटा मैं सारे पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर रहा हूँ, लेक्चर 1 लेक्चर 2 और ये लेक्चर 3, इसकी स्लाइड्स इसके क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुपों में आ रहे होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन के बच्चों बेटा बताओ समझ आया? चीजें समझ आ रही हैं? सही जा रहा है? क्विज रीसेंट कर देता हूँ अरीबा। ठीक है बेटा, चीजें समझ आ रही हैं? चलो बेटा, और कोई सवाल है आपको? सर वो टैक्स के लिए कौन सी बुक रिक्वायर्ड? हाँ, कोई बुक रिक्वायर्ड नहीं। सर प्रैक्टिस कहाँ से करें? इधर देंगे ना, वो टैक्स में दे रहा हूँ ना, ये आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, बस प्रिंट करते जाओ। आजकल नहीं करना कोई बात नहीं है, 2 दिन रुक जाओगे। असल में मैं ना आपको 2 चीजें यूज करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यूज करवाऊंगा अपनी स्लाइड्स, ये आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर चीजें समझाई गई। फिर मेरी भी बुक है, चंद दिनों में वो मिल जाएगी आपको, वो टेक्स्ट में नहीं करेगी, छोटी सी बुक होगी, वो सारी चीजें उसमें मौजूद रहेंगी। ये हो गए मेन रिसोर्स। मगर आपके हर टॉपिक का लिंक आईटीएफ की बुक से होगा। आईटीएफ की बुक में पेज नंबर लिंक किया होगा कि ये यहाँ से ले, आप इनको यूज करोगे किस पर्पस के लिए? जब आपको लेक्चर समझ देंगे ना, बात समझो बेटा। असल में टेक्स्ट में टेक्स्ट लॉ है, उसमें ना कोई बड़े ऐसा नहीं होता कि सुबह से पढ़ना शुरू किया रात तक पढ़े जा रहे, नहीं, वो 2 मिनट के टॉपिक्स होते हैं। रूल नंबर 1 क्या है? 2 लाइन है। रूल नंबर 3 क्या है? 2 लाइन है। बस उसको समझो, समझना का भी नहीं है, उसको फिर प्रैक्टिस करो, सवाल बनने का प्रैक्टिस करो। तुम अगर जवाब दे पा रहे हो ना, मुझे तुम्हारी पढ़ाई भी नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी पढ़ाई, क्योंकि जिस काम के लिए चाहिए वो तो कर पा रहे हो ना। जब आएगा रेजिडेंशियल स्टेटस कर सकते हो, छोड़ो तुम पढ़ाई बस। तो क्लास में भी जो सीख सकते हो, क्यों तुम्हें पेपर चाहिए यार? मगर पेपर देंगे ये नहीं, पेपर मिलेगा, बुक भी होगी, सब कुछ उसको काला भी करना मिलेगी। बच्चों को एट द एंड ऑफ द डे पेपर पास करने के लिए इधर चाहिए बच्चों। तो बुक चाहिए मेरी टेक्स्ट मिनी, बुक चाहिए आईकेप की 2 और ये सिलेबस, और फिर 2 एक्स्ट्रा चीजें होंगी, प्रैक्टिस किट और 2 क्विजेस। आइडेंटिफाई क्विजेस, प्रैक्टिस किट में आपको खुद देता है। और कुछ पता? सर वो आइडेंटिटी जो क्लिच आ रहा था कि कल भी यार वो असल में ना, हाँ सही हो वो जाएगा, आज सही होगा, डेवलपर उस पे लगा हुआ है। उसने कहा कि सर आपने क्या किया है? मैंने कहा बच्चों को बताया, वो इतना ट्रैफिक आ गया उसमें कि तेरा को थोड़ा सा वो इशू आ गया, क्योंकि हर किस्म के डिवाइसेस आ रहे थे। मैं कहा यार कुछ भी करो, हल करो।
तो आज हल हो जाएगा। मगर इन द मीन टाइम क्विज 1 मैंने ग्रुप पे किया, सर वो तो कर लिया। कर लिया ना बस। अब ग्रुप 2 अगर उसमें रात तक वो किसी बच्चे ने बताया शायद ठीक हो गया, बिल्कुल होंगे। अभी मैंने इनिशियल क्विजेस में नहीं करना, मगर होगा बिल्कुल। उसमें एक फीचर है जो एक्टिव करना है बाद में। वो आपको करेगा क्या, आप जैसे गलत क्लिक करोगे ना तो आपको वो उधर बताएगा ये गलत है, नीचे ये सही है, वो करेक्ट आंसर वही बताएगा। मतलब जब वक्त का टाइम करोगे। मगर इनिशियल नहीं करूंगा, इनिशियल बेसिक कॉन्सेप्ट से। इनिशियल सिर्फ तुम्हें क्या करेगा, अटेम्प्ट कर लोगे ना तो तुम्हें बताएगा 20 में से 20 आप आखिरी क्वेश्चन का नंबर देख लेना, 20 है कि 25 है कि 21 है, वो आखिरी क्वेश्चन देख लेना ना, नंबर देखते जाओ। अगर 20 होंगे तो तुम्हें पता चलेगा 19, 18, 17 ये इनिशियल क्वेश्चन में। आगे चल के फिर आपको वो करेक्टली बताएगा, क्योंकि इनिशियल में मैं चाहता हूँ तुम बार बार पढ़ो। अब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ना यार मेरा एक कौन सा गलत था, ये इसमें तो 19 थे, मेरा गलत कौन सा था। मैं आपको फिर की दूंगा, की को देखते हुए फिर दोबारा हल करोगे। मेरा मकसद क्या है, इनिशियल कॉन्सेप्ट में सेम चीज बार बार करना, ठीक है। मगर की इसमें फीचर है, मुझे सिर्फ एक्टिव करवाना है, अभी मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है, ठीक है। हाँ ये फीचर है कि वो करेक्ट आंसर देगा। सर लास्ट टाइम इसमें कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट की यूएस में, तो वो रेजिडेंट कैसे हो गए? क्योंकि उसका कंट्रोल मैनेजमेंट इधर है। सर रूल में तो इनकॉर्पोरेट पाकिस्तान में होता है, वो पहला रूल, तो मगर दूसरा रूल दो अलग अलग है ना। नाम क्या है? नाम क्या? आसान। हसान। हसान कैसे हो गया नाम तुम्हारा? क्यों हो सकता है नाम तुम्हारा? ये वही सवाल कर रहे हैं, मतलब मुल्क से बाहर कैसे रेजिडेंट हो सकते हैं? नहीं वो पाकिस्तानी देखो दो अलग सिचुएशन है ना यार, देखो ना दो अलग है ना यार, वो पाकिस्तानी वो बाहर वाला, पाकिस्तानी बांग्लादेशी। देखो भाई पता क्या है, इसका मतलब क्या है कि दो अलग चीजें। जो पाकिस्तान में रजिस्टर होगी ना वो हमेशा रेजिडेंट चाहे कुछ भी करे, मगर बाहर वाली भी हो सकती है। कंट्रोल मैनेजमेंट। हाँ सर लेकिन अगर कंट्रोल मैनेजमेंट पाकिस्तान में हो हाँ। और इनकॉर्पोरेट यूएस के लॉ जो टैक्सेशन का होगी, उसको रेजिडेंट मानते हैं, तो वो भी तो मानते हैं सर। फिर डबल टैक्स एंटिटी। अच्छा फिर वो सर जो ऑफशोर कंपनीज होंगी वो क्या होंगी? यही तो है फॉरेन वो कंपनी को foreign- कहते हैं। जितने रूल्स बनाए कंपनी को कोई एक रूल भी फॉलो कर रहा है उसको रेजिडेंट रेजिडेंट, ठीक है। क्योंकि देखो अलग सिचुएशन है ना, वो ने पाकिस्तान में नहीं, बाहर की बनी, बाहर की कंपनी है, बाहर की कंपनी मगर उसका कंट्रोल इधर है, तो लॉ हमारा कहता है इसको मैं रेजिडेंट मान, ठीक है। थैंक यू। हाँ, मुकद्दस नासिर या मुकद्दस नसीर, बेटा मुकद्दस इस मर्तबा प्रैक्टिस के लिए दूसरे सर हैं? बिल्कुल है बेटा, मैं भी हूँ और इस दफा समीर भी हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है, दोनों मिलकर से करवाएंगे। ज्यादा प्रैक्टिस बेटा मुकद्दस आप आज की क्लास आपने देखी, पढ़ाने के साथ मैंने आपको क्वेश्चन करवाए और इंशाल्लाह बेटा इसी पे आईकेप के सवालात अगली क्लास में करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए तो आपसे ज्यादा मैं बेटा इंथुजियास्टिक भी हूँ और काम भी किया हुआ है और साथ में मेरी ख्वाहिश भी है। और मोहम्मद जैन सर माशाल्लाह आपका टीचिंग बहुत भाई, जज़ाकल्लाह बेटा जैन, अल्लाह खुश रखे बेटा। चलो भाई कल अगली क्लास में फिर इंशाल्लाह कोई फर्दर सवाल हो तो फोन पे फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज, थैंक यू बच्चों।